बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत ही सुहानी सुबह थी। हाँ। मैं जब निकला हूँ तो धूप इतनी चमक रही थी मजेदार किस्म की, तो वो जो सर्दी का कल तक भी तासुर था वो खत्म हो गया। हाँ, वो बहुत कम हो गया। कल दोपहर भी जब मैं निकला हूँ एक जगह से, तो मैं जाने के लिए घर की तरफ जा रहा था, ये बल्कि तकरीबन 3-4 बजे का वक्त है, तो बड़ी मजे की धूप और बहुत शानदार। तो मैंने कहा अच्छा ये सर्दी को गुड बाय कहने का वक्त आ गया तकरीबन। अच्छा, ऐसा मौसम देख के मैं थोड़ा सा डाउन इसलिए होती हूँ कि बस सर्दी चली गई, इतना सही मौसम था, अभी तो बहुत कुछ, लेकिन बड़ी शिद्दत रही है। आपको सर्दी में बहुत शिद्दत रही है और धूप सेकने का जिसको कहते हैं ना मजा आने वाला दिन है, वो मेरे ख्याल में अब स्टार्ट हो गए। अब स्टार्ट हो गए हैं। आज भी बड़ा प्लेजेंट मौसम। मैंने कई जगहों पे लोगों को देखा कि लोग घरों के बाहर चारपाई बिछा के या थड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, और फिर वो मजा आता है ना किन्नू खाने का छील के, तो वो मौसम आ गया उसका, वो मौसम आ गया है। जरा हरमीत का भी रुख करते हैं, देखते हैं हरमीत की तरफ क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और चमकते दमकते सूरज की तरह, धूप की तरह सर आज आप दोनों भी बड़े माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धूप ने असर दिखा दिया है आप दोनों पे, बल्कि पूरे लाहौरियों पे। और अगर हम यहाँ की बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम हम देखें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की जो है, बल्कि धूप ज्यादा है और ठंड जो है हल्की फुल्की महसूस हो रही है। बड़े कमाल का मौसम है, मूंगफलियां खाने का मन करता है और साथ में बैठे रहे तो कीनू बहुत सारे उठाए हो, और या चाय का जो मग है वो उठाया हो, तो धड़े पे बैठा हो या चारपाई पे है, जहां पे बैठे रहो लेकिन धूप सीखते रहो तो मजा ही आ जाता है। बस वो जो मौसम है ना, वो जो बेरेबल सर्दी होती है और जब आपने दिखनी होती है, तो वो कल से स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी के ये अब कितने रोज रहता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है, पिछले साल भी हमने देखा ये मौसम स्टार्ट हो जाता है, पर बीच में दोबारा एक टाइम आता है जब दोबारा से हमें सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस होती है। अच्छा, हरमीत ने चलगोजे का जिक्र नहीं किया, मूंगफली खाने का जिक्र किया, उसको पता ना चलगोजे बहुत महंगे हो गए सर, बहुत महंगे हो गए। हाँ, 6,000 रुपए किलो के करीब मिलता है, तो मतलब इतना महंगा बैठ के। अच्छा, वैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कहते हैं जो चलगोजा है उस जैसा कोई और ड्राई फ्रूट है ही नहीं। मुझे इतना कोई पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे उसकी जगह वो काजू, जो रोस्टेड काजू होता है, जो सॉल्टेड भी हल्का सा होता है, वो जो मजा काजू ठीक है। वो चलगोजा तो आपको वो निकालने में इतना टाइम लग जाता है, और उसके बाद जब आपके मुंह में एक गंदा चलगोजा अगर आ जाए ना, तो सारों का जायका मांद पड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है काजू और पिस्ता टॉप पर है। मुझे ऊपर से छिलका मुंह में चला गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है और भी। हाँ, तो ये इसलिए मुझे लगता है कि काजू ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन बहरहाल चलगोजा है तो बड़ी मजे की चीज, इसमें कोई शक नहीं। कोई और निकाल कर देता है, कोई और निकाल के दे और फिर अपने पैसों से खिलाए। ये पॉइंट पैसे भी आपके अपने ना हो। मतलब महंगा बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा महंगा। और अभी तो उसकी ड्यूटी में कुछ कमी आई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पिछले दिनों गवर्नमेंट के एक स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि जी अब आवाम को 5500 रुपए किलो में मिलेगा। तो मैंने कहा ये 5500 रुपए किलो बड़ा सस्ता है उधर जो जिसकी बात हो रही है, मतलब ये भी उतना ही महंगा है। खैर, रोमा की तरफ जरा चलते हैं, रोमा से पूछते हैं कि आज का इसने हमारे लिए रन डाउन क्या रखा हुआ है और फिर डेली डोज क्या है। हाँ, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर, उसके साथ हम आगाज करेंगे। इससे पहले हम एडिटोरियल भी आज का आपके साथ शेयर करेंगे। कल जो हैपनिंग्स कुछ हुई हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने रावी मंसूबे को गैर कानूनी करार दे दिया है, इस पर भी हमने डिस्कशन करनी है। इसके साथ साथ आज एक और बहुत अहम स्टोरी, बिजली और धागे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से लूम्स मालिकान ने फैक्ट्रीज को बंद करने की धमकी दी है। इसको भी डिस्कस करेंगे। PSL 7 जिसका आगाज आज से कराची में हो रहा है, और हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो कंप्लीट हैं, तमाशाई भी तैयार है। 25% अभी कहा गया है कि इतनी ऑडियंस के साथ इतने तमाशाई, इतने शायकीन जो हैं वो स्टेडियम में आ सकेंगे। एनीवेज इरफान जहीर हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ एक खातून बाइक राइडर आज हमारे साथ गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमारी मेहमान बनेंगी, और बेसिकली इनके खावन पर एक टफ टाइम आया, जिसकी वजह से इन्होंने अपने खावन का साथ दिया और प्रोफेशनली बाइक राइडिंग स्टार्ट कर दी, और अब अच्छी खासी अर्निंग भी कर रही है। सो जबरदस्त है, मोटिवेशनल स्टोरी भी, और ये कि हिम्मत नहीं हार
संवारनी चाहिए। सो ये भी आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगी। इसके साथ साथ अफगान अवाम की तिब्बी इमदाद के लिए मुल्क की मुखय्यर शख्सियात पेश हैं। हम जिस तरह से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में सिचुएशन देखी जाए तो इंसानी बहरान, खुराक का बहरान बहुत ज्यादा है। मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं, इवन यूनाइटेड नेशंस के अपने इदारे भी काम कर रहे हैं। बट पाकिस्तान की जानिब से अब तक कितनी इमदाद भेजी जा चुकी है और मजीद क्या क्या किया जा रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले हम एडिटोरियल से आज स्टार्ट करते हैं। कल बड़ी कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमने देखी कराची में, जहां पर MQM पाकिस्तान ने धरना दिया। वज़ीर आला हाउस के बाहर जब गए तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। दर्जनों कारकुन जख्मी भी हुए। एक उहदेदार उस टाइम शदीद जख्मी हुए थे, बट रात को खबर मौसूल हुई कि वो जाँ बहक हो चुके हैं। सो बहुत बल्दियाती कानून के खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे थे, बट जो रिएक्शन सिंध हुकूमत की जानिब से सामने आया वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। असल में मसला ये है कि जिस तरह से मिस हैंडल किया गया है सूरत हाल को, वो बहुत अफसोसनाक है। सिंध गवर्नमेंट को कम अज कम और कुछ नहीं तो उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते। वो पुरअमन तरीके पे जा रहे थे उस तरफ को, उसके ऊपर लाठीचार्ज शुरू हो गया। फिर हमने भी विजुअल बहुत सारे देखे हैं कि पुरअमन जुलूस था। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये होता कि वो को हमला करने वाले हैं। इन्होंने तो इस तरह से उनके ऊपर अटैक किया जैसे कोई दुश्मन की फौज होती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हलाकतें हो गई। छोटे छोटे बच्चे जो गैस से, जिस वक्त उनके ऊपर गैस की शेलिंग हुई है, हमने देखा सांस लेना उनके ऊपर दुश्वार हुआ था। तो वो भी बड़ा मतलब तकलीफदेह मनाजर थे जो स्क्रीन के ऊपर हम देखते चले गए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमने जैसे कहा कि हलाकत हो गई एक, ये हलाकत नहीं होनी चाहिए थी। आज अब पूरे सिंध में यौम स्याह मनाने की हड़ताल की मनाने का MQM पाकिस्तान ने ऐलान किया। बिल्कुल जी, वो ऐलान किया है उन्होंने, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ ज्वाइन कर रही हैं। जो अली जैदी है उन्होंने कंडेम किया, जो PTI के सिंध के बिल्कुल ठीक। फेडरल हुकूमत जो है उन्होंने भी इस बारे में, इस तमाम तर सिचुएशन पर MQM पाकिस्तान की सपोर्ट किया। इसके साथ साथ मैं देख रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कॉल की है MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं को और अफसोस का इजहार किया है। आज इस हवाले से मतलब कुछ लोग वहां पर जाकर MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के बयानात देखें, आज जिस तरह से रऊफ साहब ने भी कहा पूरे सिंध में यौम सौत मनाया जाएगा, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। हरमीत से जरा कमेंट, हरमीत से कमेंट ले लेते हैं। और उसमें ये है कि जो उनका साहब, अगर हम देखें कि जमीयत इस्लामी के साथ धरना जो है मुख्तलिफ पार्टी जब दे रही थी, तो सबके साथ अगर उन्हों के साथ मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला और ये लोग जा सकते हैं, बात हो सकती है, तहरीरी चीज़ें जो है वो तैयार हो सकती हैं, तो MQM को क्यों साइड पर रखा गया? और आपकी बात दुरुस्त है कि ख़वातीन थी, बच्चे थे उसमें, और वो बड़े, उनके पास कौन सा असलहा था, कौन सा वो जाके इस किस्म की इश्तियाल अंगेजी या इस किस्म की चीज़ें वो दिला रहे थे कि जाके वो हमला करने वाले थे। लेकिन पुलिस की जानिब से जिस तरह उन पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई, मैं समझता हूँ जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन मजम्मत से क्या, एक जान चली गई, कई ढेरों सारे लोग जो है वो जख्मी हो गए, किसी की आंख जो है वो जाया हो गई। तो पुलिस ने जो किया, और हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिस तरह अब बयानात दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं सारा मलबा जो है पुलिस पर डाल रहे हैं कि ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं हुआ, पुलिस ने सारा कुछ खुद से किया। तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एक चीज आएगी और इन्वेस्टिगेशन होगी और तब जाके पता चलेगा। लेकिन क्या वो जान जो शख्स की गई है, जिसकी आंख गई है, जाया हुई है, तो क्या वो वापस उसको मिल जाएगी? नहीं। सवाल यह है कि अगर आप एक के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं तो दूसरों के साथ क्यों नहीं कर रहे? आप इस नहज तक पहुंचे क्यों? इस तरह इश्तियाल अंगेज बयानात क्यों दिए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिससे इस किस्म के मामलात जो है इतने ज्यादा खराब हुए? और कल रात को जिस तरह नामालूम अफराद जो दोबारा सरगर्म नजर आ रहे हैं, जिससे MQM ने भी लातालुकी का इजहार किया है, दुकानें बंद करवाते रहे हैं। कराची का जो माहौल है उसको कितना डिस्टर्ब कर दिया गया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हुकूमत की बनती है, जिस चीजों को अगर वो पोलाइटली ले तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की बात की, इन्वेस्टिगेशंस तो होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं बट उनके रिजल्ट्स नहीं सामने आते। अभी भी ये बात कही जा रही है कि एक जो हलाकत हुई है उसके मामले पर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, बिकॉज कुछ हुकूमती ओहदेदारान की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं, सूबाई हुकूमती ओहदेदारान जो है, उनका ये कहना है कि ये जो शख्स जिसकी हलाकत हुई है, असलम इनका नाम है, रुकने सिंध असम्बली है, इनको जना हॉस्पिटल लाया ही नहीं गया। बट लेट्स सी
कि किस हद तक इन्वेस्टिगेशंस होती है और आवाम के लिए क्या क्या चीजें जो है वो पब्लिक की जाती अच्छा, जो पीपल्स पार्टी है उसका कहना यह है कि PSL हो रहा था और वहाँ पे बाहर की मुल्कों की टीमें वहाँ पे मौजूद थी, जिसकी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा, उस पर रोकना पड़ा लोगों को जाने के लिए। बात यह है कि हमने फिर यही कहा कि पुलिस ने जिस तरह ब्रूटली एक बड़ी बेईमाना तरीके के ऊपर तशद्दुद किया है, उसकी कार्रवाई की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब आपने स्टेक पे लगा दिया है PSL को। आज PSL पता नहीं कैसी सूरत हाल में होगा, जो उनके सेशन थे प्रैक्टिस के वो तो हो नहीं पाए। और आप ये देखो, जब से विजुअल आप देखते हैं ना, तो जो वैगने हैं, वैन्स हैं या बसें हैं, उनके ऊपर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। Exactly. उनके अंदर क्या ऐसी चीज थी, कौन सी तकरीबी सलाहियतों के मालिक लोग मौजूद बैठे हुए थे जिनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, और बहुत वहशियाना अंदाज में डंडे बरसाए गए हैं। इसी तरह से हमने जैसे कहा कि भाई अगर PSL के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, आप निगोशिएट करके कोई को हल निकाल सकते थे। आप MKM के कायदीन से बात करते, उनसे कहते कि जी आए बैठे, जिस तरह आप देखो जमात इस्लामी के कायदीन बैठे हुए हैं, उस तरीके से उनके साथ भी बैठ के बात हो सकती थी, जैसे इनके साथ बात हो रही है। ये बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाकया था और ऐसे मामलात को अफाम तफहीम से ही हल होना चाहिए, ये भी ऐसे ही होना चाहिए। तो लेट्स सी। एनीवेज, अभी हम जरा शो में आगे बढ़ेंगे और डेली डोज की तरफ आएंगे। डेली डोज का आगाज करते हैं और सबसे पहले डेली डोज में जो आज की स्टोरी है वो ये है कि जनाब धुन चोरी करने का इल्जाम इलाकाई गुलकारा नर्मला ने जुल्फी को नोटिस भिजवा दिया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इस हवाले से ये है कि ये जो इलाकाई गुलकारा है, इनका ये कहना है कि ये जो जुल्फी हैं, जो कि म्यूजिशियन भी हैं और कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर भी हैं, इनके साथ नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जुल्फी बुखारी, ये है जुल्फिकार अली खान, इनको जाना जाता है जुल्फी के नाम से। ये जिन्होंने तू झूम गाना जो कंपोज किया और बिल्कुल। सो नर्मला का इस हवाले से ये कहना है कि कुछ अर्सा पहले तक ये जुल्फी के साथ काम करना चाहती थी, इन्होंने ये कॉम्पोजिशन जो थी उनको व्हाट्सएप की थी, वहां से जुल्फी ने इनको चोरी किया, कॉम्पोजिशन को चोरी किया और बाद में इन्होंने देखा कि कोक स्टूडियो में फिर हमने गाना भी देखा। अब कानूनी टीम जो नर्मला की है उन्होंने नोटिस भिजवाया है जुल्फी को, और अगर जवाब ना दिया गया तो फिर नर्मला का कहना है कि वो 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा भी करेंगी, दायर कर देंगे। लेट्स सी। काफी दिन से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक इतना खूबसूरत गाना तू झूम जो बनाया गया और जिसने देखते ही देखते यानी लोगों पर सहर मिलियंस ऑफ लोग, पहले 3 दिन के अंदर मैं देख रहा था तकरीबन 88 लाख लोग जो हैं वो इसको सुन चुके हुए थे, और आगे चल के जाहिर है पता नहीं कितने करोड़ों में लोग जा चुके होंगे। तो बड़ा ही खूबसूरत गाना था, और फिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोक स्टूडियो के, उसके ऊपर अगर इस तरह का इल्जाम लगेगा तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। नर्मला मेघानी जो है वो बहरहाल मेरे ख्याल में हमारे शो में भी शायद हमने एक दफा इनको बुलाया था, पहले हमारे साथ शिरकत कर चुकी हुई है, बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। तो अगर उनका टैलेंट जो है उसको चोरी करने का इल्जाम लगा है तो वो इल्जाम भी गलत है। मेरे ख्याल में हमारे पास एक शॉट उनका मौजूद है। बिल्कुल, उनका क्या इस हवाले से कहना है पहले चलकर सुनते हैं। उसे मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो सेम ट्यून थी जो मैंने इनको सेंड की थी। तो फिर मैंने जुल्फी साहब को फोन किया, मैसेजेस किए, तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। एक दिन बाद उनका रिस्पांस आता है, वो बोलने के मैंने ट्यून डाउनलोड भी नहीं की थी और कहा जाता है कि ये हमारी पहले से ट्यून बनी हुई थी। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है इनसे, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये मुझे क्रेडिट देते। बाकी जो मेरे भी फोन लिए जाएंगे, उनके भी फोन लिए जाएंगे, ये फोन फॉरेंसिक होंगे, उसके बाद कौन झूठा है कौन सच्चा ये सब पता चल जाएगा और ये अब फैसला करेंगे। सो नर्मला का क्या कहना था ये आप सब लोगों ने सुना। काफी कॉन्फिडेंट है और मेरे ख्याल में जो बंदा कॉन्फिडेंट हो और उसका ये कहना हो कि मेरा भी फोन है, इनका भी फोन ले लें, इसके फोरेंसिक करवा लें, सो फिर ऑब्वियसली वो झूठ नहीं बोल रहा, बट ऑब्वियसली इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और हरमीत, जिस तरह से आपने सुना, नर्मला का सिर्फ यही कहना है कि मुझे इनसे पैसों की कोई तलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मुझे क्रेडिट्स दे दें, कोई लालच नहीं है, बिल्कुल लालच नहीं है, सो दे दें क्रेडिट। हम देखते हैं कि बहुत मौसीकी के दुनिया में ये चीजें बड़ी ज्यादा होती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे कई सॉन्ग ऐसे हैं जो बहुत पुराने सॉन्ग थे जिसको हिंदुस्तान ने रिमैक्स करके एक अलग नाम देके चोरी की है हमसे। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर वो जिस तरह आपकी बात दुरुस्त है कि निर्मला जिस तरह कॉन्फिडेंस लेवल उनका बिल्कुल, और वो कह रही है कि फ्रांसिक कराया जाए दोनों मोबाइल का, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन रहू साहब की बात भी अगर हम देखें
तो इतने बड़े कुक स्टूडियो की अगर बात करें, एक नाम है उसका, और उस पर इस तरह इल्जाम लगना ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जो सॉन्ग आया है भाई पूरी दुनिया उस पर झूम रही है, तो वो इतना कंट्रोवर्शियल अगर बनने की तरफ जा रहा है तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। अगर आप किसी की धुन है और उसने दी आपको, तो हमें भी कई लोग कांटेक्ट करते हैं, कई सारी चीजें देते हैं और अमानत के तौर पर, तो उसको रखना चाहिए उसी तरह। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जाती हुई अगर जिस तरह हुई से है हम तो तू झूम की बात कर रहे हैं, तमाम तर सिचुएशन अपने व्यूअर्स के साथ तो शेयर कर दी है, गाना असल में क्या है जरा एक दफा दोबारा चलकर सुनते हैं ना, चंद बोल सुनते हैं। इंतहाई खूबसूरत, जो भी इनके मामलात हैं वो एक साइड पर, लेकिन जो सॉन्ग इटसेल्फ है वो बहुत खूबसूरत है। हमें कोक स्टूडियो का कम से कम जो मैनेजमेंट है उसको आगे बढ़ के इस मामले को देखना चाहिए। उनके लिए बैड पब्लिसिटी इतनी अच्छी चीज नहीं है। अगर ये इल्जाम दुरुस्त साबित होता है, निर्मला का वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है मेरी धुन थी, मैंने भिजवाई है, हमारे फोन के फोरेंसिक ऑडिट कर लिए जाएं तो पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल में कोक स्टूडियो की मैनेजमेंट को चाहिए कि इस मामले को देखे और उनको क्रेडिट दे, सिर्फ क्रेडिट ही देना ना। डिमांड यही है कि बस मुझे क्रेडिट दे दिया जाए। हाँ। सो ये इतनी सी डिमांड है, उसको पूरा कर दिया जाए। देख लें इस मामले को, इन्वेस्टिगेशंस करवाएं और उसके बाद अगर तो निर्मला अपनी बात पर राइट पर हैं सो उनको क्रेडिट दे दिया जाए। अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी इस हवाले से जनाब के खलाबाजों के लिए आप खाना बनाएं और करोड़ों रुपए इनाम पाएं। ये कैसा पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? इस तरह से पॉसिबल हो सकता है। नासा ने ये ऐलान खाना मियां बनाए या पहुंचाएं वहां पे, मतलब वो पहले सरदर्द है। ये है कि जब खलाबाज जाएगा कौन, खाना हम बना देंगे वैसे रोमा। अच्छा, खाना बनाने के लिए उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया है बेसिकली। जब खलाबाज की पता हमें खिलाएगा तो पता चलेगा ना। बिल्कुल हाँ, जहाँ पे करोड़ों की बात आ रही है तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। एनीवेज, खलाबाज जब सफर पर जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा तवील सफर होता है। ऑब्वियसली उनको वहां पर खाने की भी जरूरत होती है। खाना जो है जनाब वो वहां के माहौल के मुताबिक हो, फुल ऑफ टेस्ट हो और एनर्जेटिक हो, जो खलाबाजों को तवानाई फराहम करता है। एनर्जी हो, फुल ऑफ एनर्जेटिक खाना एंड फुल ऑफ एनर्जी। बिल्कुल हाँ। उसके जो तमाम चीजें हैं वो फुलफिल करें, तमाम एनर्जी की जो चीजें हैं। सो अब इस हवाले से टारगेट किया गया है और ये खुला चैलेंज दिया गया है साइंटिस्ट से लेकर आम लोगों को भी। जो कोई भी इस किस्म का खाना बनाएगा उसको करोड़ों रुपए इनामात भी दिए जाएंगे और फंडिंग भी प्रॉपर की जाएगी। सो अच्छा तरीका है, कोई भी आगे आए और इसको ट्राई करे, देख लें। अगर आप इसको फुलफिल कर पाते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक खाना बना पाते हैं तो जनाब आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। क्या ख्याल है हरमीत? हरमीत तो पहले तैयार है, वो तो कह रहा है कि मैं बड़ा अच्छा खाना बनाता हूं। ना हो सके तो फिर कुक ढूंढ ले कोई अच्छा खासा, और करोड़ों रुपए इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है ना। इसको पाने के लिए तो अब कुछ ना कुछ करना होगा। बहरहाल ये सोचना होगा कि खाना पहुंचाने का तरीकाकार क्या होगा, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। हाँ। लेकिन मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन साथ साथ इनाम को अगर हम देखें तो इनाम भी बहुत बड़ा है बाजी। 10 लाख डॉलर मेरे ख्याल में इसका इनाम है। इस कंपटीशन का, इसमें आप शरीक हों। ये नहीं मालूम कि कहाँ पे पहुंचाना है, मतलब ये खाना बनाने के बाद। एक्चुअली ये जो तमाम तर मामलात है, कनाडा की एक कंपनी है, उसकी कोलैबोरेशन के साथ नासा इस पर काम कर रही है। बहरहाल अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ भी आ जाएं सर। सेकंड लास्ट स्टोरी है डेली डोज की और ये जनाब के फेसबुक महाना पाकिस्तानियों से 33 करोड़ रुपए वसूल कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? बिकॉज हम जब फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे लिए दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जो हमारी सेलुलर कंपनीज हैं वो पे कर रही हैं इस वक्त फेसबुक को, जिसकी वजह से फेसबुक पाकिस्तान से अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो हासिल कर रहा है। इतना ज्यादा भी नहीं है 33 करोड़ रुपए जितने पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा बिल्कुल हाँ, मुझे तो लगता है इतना ज्यादा नहीं है। मतलब 33 करोड़ रुपए अगर देखा जाए हर पाकिस्तानी, तो सर वो हमारी बात ना सुनते हैं ना। कई कंपनियां जो है ना इधर आके ऑफिस खोलने को तैयार हैं, क्योंकि हम उनको इतना कुछ दे नहीं रहे एज कम्पेयर टू अगर दूसरे ममालिक हैं तो ज्यादा वो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बात भी वो सुनने को तैयार। अच्छा हरमीत, जो मैं स्टोरी पढ़ रही थी उसके मुताबिक 1.9 मिलियन डॉलर्स हैं जो इस वक्त फेसबुक पाकिस्तानियों से वसूल कर रहा है, जो कि किसी भी दूसरे मुल्क से ये रकम जो है वो काफी ज्यादा है। मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके साथ ही हाल में शामिल कर रहे हैं तो फिर जो सेलर कंपनी का जिक्र हो रहा है तो पीटीए ने जो जुर्माना किया है नाकिस कारकर्दगी के ऊपर, एक नेटवर्क के 3 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया है और ये जायज कंपनी को किया गया है। उन्होंने कहा कि मतलब ये जो सर्विसेज हैं ये 7 शहरों में जिस तरीके पे प्रोवाइड करनी थी उस कारकर्दगी के मेयार के ऊपर ये नहीं है लेवल। बिल्कुल। हाँ। और साथ ही साथ ये अच्छा जुर्माना तो किया जा चुका है, बट
इसके जुर्माने के बाद भी जो सर्विसेज हैं उनमें बेहतरी नहीं आई। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि जुर्माना भी हो गया है लेकिन सर्विसेज में बेहतरी नहीं आई। अब ये है कि जैज़ इस वक्त नंबर 1 कंपनी है और हकीकत ये है कि इनकी सर्विसेज भी साहब अगर हम देखें तो हमारी जितनी भी कंपनियां हैं सर्विस प्रोवाइड करने के हवाले से बाहर दुनिया में आप देखें तो आपको पूरा हिसाब जो है, अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं अपने सिम के हवाले से, अपने पैकेज के हवाले से, आपको पूरी डिटेल शेयर कर देंगे। यहाँ तो फोन उठाना भी वो गवारा नहीं समझते और साथ साथ जो पैकेजेस किए गए हैं उस पैकेज में जिस तरह धोखा किया जाता है, उन कॉल्स पैकेजेस में, उन नेट के पैकेजेस में जितना धोखा पाकिस्तानियों के साथ किया जाता है मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में नहीं किया जाता। धोखे वाली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। कुछ चीजें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखी हैं कि आप यहाँ पे क्रेडिट डलवाएं, एक आपने पैकेज करवाया और वो पैकेज से भी आपके एमबीज वगैरह कट रहे हैं और इसके साथ साथ पैसे भी समझ नहीं आती कहाँ जाते हैं। सो ये इश्यूज और फिर आजकल हम देख रहे हैं इनकी सर्विसेज वाकई बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई हैं। अभी मैं कल की बात करूँ तो इतना गंदा नेटवर्क आ रहा था जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरे ख्याल में सही जुर्माना हुआ। अब इस जुर्माने का रिजल्ट ये होना चाहिए कि सर्विसेज में एटलीस्ट बेहतरी लाई जा सके, बेहतरी आ जाए। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का डेली डोज अपने इख्तिताम को पहुंचा। अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ मजीद मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने दरियाए रावी के किनारे नए शहर के मंसूबे को कलअदम करार दे दिया है। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं माहौलियाती वकील एडवोकेट अहमद राफे आलम साहब जो कि पटिशनर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। सर, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जा चुका है इस मंसूबे को। ये बताएं कि कानूनी सुकम कहाँ पर है जिसकी वजह से ये फैसला जो है इसको कलअदम करार दिया गया है प्रोजेक्ट जो है। जी अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया बुलाने का। अभी मैं ये भी बताता चलूँ कि तफसीलन फैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट ने अभी रिलीज नहीं किया। मुख्तसर सा फैसला दिया था जिसमें 5-6 उन्होंने पॉइंट्स लिखे थे। सबसे पहले अदालत ने यह कहा कि जो रूडा ने मास्टर प्लान इस तजवीज़ किया था वो चूंकि इंडिपेंडेंट नहीं था, वो कानून के मुताबिक नहीं बना था। दूसरा, जो लैंड एक्विजिशन रूडा की हुई थी बगैर मास्टर प्लान की, अब वो फिर गैर कानूनी, आप लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते मास्टर प्लान के बगैर। और तीसरा, कानून के तहत जो रूडा का कानून है, जो भी मुख्तलिफ इख्तियारात थे वो लोकल गवर्नमेंट के मुआहदे के साथ एक्सरसाइज होने थे और वो बिल्कुल नहीं किए गए। तो ये भी फिर इस वजह से, ये 3 वजह थी जिसपे अदालत ने कहा ये कार्रवाई सही नहीं है। फिर माहौलियाती भी वजूद थी। जो माहौलियाती कंसल्टेंट रूडा ने इंगेज किया था माहौलियाती एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वो एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं थे। तो वो रिपोर्ट भी माहौलियाती इदारे के पास जा नहीं सकती थी, वो कंसिडर नहीं कर सकती थी और वो अप्रूव नहीं हो सकता था। ठीक है राफी, ये बताओ कि मतलब ये रावी का जो प्रोजेक्ट है जितना भी, या रावी के हवाले से एनवायरमेंटल देखा जाए, एक ज़माने से मसाइल चलते चले आ रहे हैं। कभी उसके पानी का मसला होता है, कभी वहाँ पे गंद का मसला होता है, फिर ये प्रोजेक्ट, मतलब ये इस प्रोजेक्ट से आपके ख्याल में क्या और ज़्यादा डिटीरियोरेशन होनी थी? इस प्रोजेक्ट के नतीजे में और नुकसान होगा? और फिर वो जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगने थे, वहाँ सफाई होनी थी, उनका क्या बना? मतलब देखिए, रावी को पहले समझना पड़ेगा, ये एक ट्रांस बाउंड्री दरिया है, हिमालय से शुरू होता है, हिंदुस्तान से गुजरता हुआ नारोवाल सियालकोट से फिर लाहौर के पार से गुजरता है। इसको सिर्फ लाहौर में साफ नहीं किया जा सकता क्योंकि सियालकोट, गुजरावाला और फैसलाबाद का भी आधा गंदा पानी इसमें गिरता है। अगर ये सारे पैसे सिर्फ लाहौर में लगाए जाएं इसके पानी को साफ करने के लिए, तो बेसन की आप सफाई नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, इसको आपको बेसन तौर पे देखना पड़ेगा। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें जिस तरह मास्टर प्लान के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि अदालत ने इसको गैर कानूनी तौर पर, यानी मास्टर प्लान दिया नहीं गया था प्रॉपर तरीके से, तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कोताही हुई क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद इसका इफ्तिताह करने गए और मास्टर प्लान जो है वो इस तरह मुतनाज़ा करार दे दिया गया? आपको आवाज़ आई है? मुझे मैंने अच्छा, ओ सॉरी, वो ये है कि उनका हरमीत का सवाल ये है कि मास्टर प्लान के बगैर किस तरीके से ये हो सकता है? आप समझते इतनी बड़ी कोताही हुई है कि मास्टर प्लान के बगैर ही इन्होंने मतलब इसको एग्जीक्यूट करने का सोच लिया, इसको पास करने का सोच लिया, और फिर इमरान खान साहब की भी तवज्जो नहीं पड़ी कि उन्होंने मास्टर प्लान के बगैर ही इफ्तिताह भी कर दिया जाके उसका। जी, मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी हुई थी। रूडा के कानून के तहत जो भी मास्टर प्लान रूडा ने बनाना था वो इंडिपेंडेंटली बनाना था। रूडा ने अदालत में ये पेश किया कि उन्होंने एक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का 2013-14 का तैयार शुदा एक फीजिबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद पे मास्टर प्लान को अडॉप्ट किया था। तो अदालत ने कहा ये आप नहीं कर सकते, आपको नए सिरे से बनाना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट के मुआहदे के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से सर अगर अब हम देखें तो पंजाब हुकूमत रुजू कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ से जो फैसला आएगा वो बहुत सी चीज़ें अब उस पर डिपेंडेंट हैं, बट ये हो सकता है कि पंजाब हुकूमत मास्टर प्लान में कुछ तब्दीली कर ले। अभी तो मास्टर प्लान दिया ही नहीं गया, वो महज एक बुनियादी दस्तावेजात थी, डॉक्यूमेंट था, वो बेसिस थी, तो कुछ चेंजिंग्स कर ली जाए बट प्रोजेक्ट जो है वो चल पड़े और तमाम चीज़ें बेहतर। आई थिंक अगर रूडा को ये प्रोजेक्ट करना है उनको दोबारा से सोचना पड़ेगा। जिस तरह से ये रिवर को चैनलाइज करना चाह रहे हैं और साथ आबादी लाना चाह रहे हैं, उसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रपोजल्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास हैं। अभी 2016-17 में एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंडेड स्टडी के तहत रिवाइटलाइजेशन ऑफ रावी रिवर का तस्वर दिया गया था। आपको मालूम है रावी लाहौर से ऊपर जो है बाई नल्ला जो करतारपुर से गुजरता है, बिल्कुल साफ पानी है, 20-30 मुख्तलिफ किस्म की मछलियां आपको वहां मिलेंगी, वहां आप प्रिजर्व कर सकते हैं, नेशनल पार्क बना सकते हैं। रावी को लाहौर में आप साफ कर सकते हैं और जो छोटे छोटे शहर हैं उनके अंदर जो नाले हैं उनकी भी सफाई करके पूरे बेसन को आबाद कर सकते हैं। इस तरह जो पिछले 20-25 साल से इसी इलाके पे मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्कीम्स PMLQ के दौर में, PMLN के दौर में और अब इस हुकूमत के दौर में, मुझे सिर्फ ये इतना फिर साफ नजर आता है कि ये कोई माहौल या पानी बचाने की तजवीज नहीं है, ये तो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉपर्टी डेवलपर्स की ड्रीम है, ख्वाहिश है कि अच्छा, यहाँ को मौका मिल जाए। पंजाब हुकूमत को क्या चाहिए, क्या क्या तब्दीलियां लाई जाए जिसकी बुनियाद पर, जिसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है इस पर दोबारा से काम हो सकता जी, है? सबसे पहले लाहौरियों से पूछे वो वहाँ चाहते क्या हैं, क्या वो वहाँ चार कनाल के लोग, किसान जिनकी जमीनें हैं वो नहीं चाहते कि हम अपनी बात ये है कि लाहौर क्या चाहता है, लाहौर वहाँ के लोग साफ पानी तो जरूर चाहते हैं लेकिन अपनी मलकियत, अपनी जो जमीन मकान है उनकी भी हिफाजत चाहते हैं। उनसे पूछे वो चाहते क्या है पहले, रादर देन इम्पोजिंग दिस डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बहुत सा कर्जा ले लिया गया जी, वो उसका क्या मतलब वो स्टेटस होगा? फिर उसके बाद अगर कोई जमीन एक्वायर की गई है, वो जमीन एक्वायर करके उसका क्या होगा? ये सारा मतलब इसी तरह से पड़ा रहेगा सारी चीजें? इसका मैं कुछ कह नहीं सकता जी। देखें, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने 30 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहा था कि इस प्रोजेक्ट पे कोई लैंड एक्विजिशन और डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए चूंकि इसमें कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। अब उस ऑर्डर के बावजूद अगर रूडा ने ये हरकतें की हैं तो दे हैव डन इट ऑन देयर ओन रिस्क और पब्लिक एक्सचेकर के पैसों के साथ, तो इस पे मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी। अच्छा, हम अच्छा सर, अगर हम देखें 80 लाख लोगों के हवाले से ये बात की जा रही थी कि 80 लाख लोगों को रिहाइश मिलेगी यहाँ पे, और अगर हम देखें तो मुकामी लोगों का ज्यादा गिला शिकवा जो है वहां पे बन रहा है, वो ये बात भी कर रहे हैं कि हमसे जमीनें जो है वो जबरदस्ती छीनी गई। तो क्या इस चीजों में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, 80 लाख लोगों की आबादी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त मैं अगर आपको एक चीज लाहौर के बारे में समझाऊं, इस वक्त लाहौर का जो कुल रकबा है तकरीबन 1700-1800 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी। और अगर आप लाहौर की आबादी को इसी बहरिया टाउन DHA मॉडल पे बनाकर इसकी आबादी को दुगना करना चाहें तो आपको शायद 2000 स्क्वायर किलोमीटर मजीद की जरूरत पड़ेगी। अब एक सेकंड सोचिएगा कि वो जमीन आएगी कहां से? लैंड एक्विजिशन से आएगी, फिर वहां सड़कें बनेंगी, फिर यूटिलिटीज आएंगी, वो सब पब्लिक एक्सचेकर से पैसे आएंगे हमारी जेबों से, हमारे टैक्सेस पे, और ये टैक्स उन 4 कनाल के घर के मालिकों को दी जा रही होगी एक सब्सिडी। ये इस तरह की डेवलपमेंट जो होती है ये अमीर लोगों की सब्सिडी होती है। देखिए, एट द सेम टाइम अगर हम लाहौर की आबादी को एक मिड टू हाई डेंसिटी कोई अपार्टमेंट लिविंग्स में डिजाइन कर लें तो उसको हम दुगना कर सकते हैं विद ओनली एज मच एज 200 या 300 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसमें देखिए सेविंग्स कितनी हो सकती हैं। ये प्रोजेक्ट और ये जो शहर बनाने के तरीके हैं हमें दोबारा से बैठ के सोचने पड़ेंगे। हमें इस तरह स्प्रॉल नहीं चाहिए जो कि पोल्यूटिंग है, कंजेस्टिंग है और माहौल के लिए बहुत खराब है। हमें हाई डेंसिटी, मिड डेंसिटी आबादी दें जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम कर सके, हाई डेंसिटी मार्केट स्पेसेस हों, जहां रिटेल स्पेसेस हों, इस तरह का कुछ तस्वर दें जहां मिडिल इनकम और लो इनकम लोगों का फायदा भी हो सके। अच्छा सर, एक और सवाल, कल एक मुश्तरका बयान भी जारी हुआ जो CEO रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इमरान साहब और इसके साथ साथ हसन खावर साहब, उनका ये कहना था कि मीडिया जो है इस तमाम तर फैसले को गलत तौर पर पोर्ट्रे करा है, हकाइक इसके बरक्स हैं।
आप कुछ बता सकते हैं कि वो हकाइक क्या हैं जो वो कह रहे हैं कि मीडिया इसको बड़ा गलत जो है आवाम के सामने पेश कर रहा है? माफ कीजिए, मैं मीडिया इतना देखता नहीं हूं, तो मुझे बट हकाइक क्या हो सकते हैं? हकाइक ये है कि अदालत ने एक छोटा सा ऑर्डर दिया है जहां रूडा के प्रोजेक्ट को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया है, कहीं रूडा के शिक को गैर आईनी डिक्लेयर किया है, और रूडा के प्रोजेक्ट की जो तजवीज़ है उस पर अब सवाल उठ गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाकर दोबारा बैठना चाहिए। जो कानून पंजाब असेंबली ने 2 साल पहले बनाया था एक रावी के इर्द गिर्द आबादी लाने के लिए, उस कानून और उसके ख्वाब के मुताबिक कोई नई तजवीज़ पेश करें जहां लोगों के हकूक, माहौल और आबादी सब बच सके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 400 अरब रुपए पहले फेज में ही एक आमदन का तखमीना लगाया गया था, और वो कहते हैं कि जी इतनी आमदन हो जाएगी। ये आमदन बगैर सोचे समझे, फिर बगैर प्लान के, मतलब ये हो गई कि हम इस तरह से इतना कमा लेंगे, और क्या सिर्फ कमाई करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट को शुरू कर देना चाहिए? देखिए, लाहौर डिवीजन में अगर आप कोई भी हाउसिंग स्कीम बगैर एनओसी की मार्केट करें, आपके खिलाफ पर्चा होगा और आप जेल जाएंगे। अच्छा, अब देखिए, यहाँ मास्टर प्लान नहीं था, इन्होंने लैंड एक्विजिशन शुरू कर दी और आगे फाइलें बेचना शुरू कर दी। तो मैं आगे क्या बताऊं आपको? ये लाहौर में ही हुआ ना जी, बट बिकॉज इट वाज गवर्नमेंट समहाउ इट्स लीगल। जैसे मैंने कहा, ये आपने पब्लिक एक्सचेकर के पैसों के साथ रिस्क लिया है, इस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, जिस तरह से अगर हम देखें तो माजी में भी जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें अब जो फाइलें लोगों ने ली है, इसके साथ साथ अगर हम देखें लाहौर में कई सोसाइटी और भी बन रही है जिनमें एनओसी कईयों को नहीं मिला है, तो क्या इन लोगों को क्या बनेगा? क्योंकि ऑलरेडी रावियन के हवाले से एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके हवाले से लोग बड़े हर जगह से लोगों ने फाइलें ली, चाहे वो कराची में बैठा हो या सवात में बैठा हो या किसी और इलाके में, उन्होंने फाइलें ली हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा फैसला आता है तो इन लोगों को क्या होगा? जाहिर बात है कि पैसे तो ऑलरेडी दिए हैं। जी बिल्कुल, एक गैर कानूनी स्कीम में पैसे दिए जिसमें गैर मेयारी मोहल्लियाती कंसल्टेंट की रिपोर्ट पे बनाई शुदी एक एनओसी जारी हुई है। देखिए, अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लोगों को भी आंखें खोल के देखना चाहिए कि वो पैसे कहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब लोग भी, लेकिन मसला ये ना, अब उनकी गलतियों की वजह से हम इस गलत प्रोजेक्ट पे मजीद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। हाँ। देखिए, बुनियादी हकूक हैं लोगों के, जहां वहां हजारों लोगों की जमीनें हैं, उनके घर हैं, उनका भी सोचिएगा। उनसे बस इसी इलीगल बात पे कि जी वहां चूंकि एनओसीज लोगों ने चाहिए इस गलत स्कीम में थोड़े से पैसे लगा दिए तो यहाँ जो आबादी है उसको हटा दी जाए। व्हाट आर्गुमेंट इज दिस? इसमें कसूर जरा गवर्नमेंट का नहीं आ जाता? मतलब ये है कि आप आवाम तो फिर भी जब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डेवलपर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है क्या आपकी? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत यही है कि जब गवर्नमेंट इतनी पुरकशिश किस्म की, अट्रैक्टिव किस्म के एड्स बना के और लोगों को उसको मार्केट कर देगी, तो लोग तो ये समझेंगे ना कि जी पीछे गवर्नमेंट है, हमारे लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, और सेफ इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत काम आएगी। चंद साल पहले मुझे याद है कि इसी तरह के एडवर्टाइजमेंट्स पे लोगों ने एक डैम फंड में पैसे दे दिए थे जी। तो लगता है हम बत्ती कहीं भी लगा लें, हम पीछे पीछे चले जाएंगे। अच्छा सर, एक और चीज के इस प्रोजेक्ट में हुकूमत ने ग्रीन एरिया को जो ब्राउन एरिया में तब्दील किया था, इसकी कोई रीजंस आपको पता है? कुछ बता सकते हैं? जैसे मैंने कहा, ये मास्टर प्लान ही इलीगल था, इस पे मैं तबसरा नहीं करना चाहता कि ग्रीन कितना था, ब्राउन कितना था। ये इन्होंने एक पुरानी स्कीम की फीजिबिलिटी को उठाकर 2021 में मास्टर प्लान बनाने की कोशिश की थी। इस पे मेरिट्स पे बात करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज, इस तरह से हम ये बात भी कर रहे थे कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के रावी किनारे नया शहर बसाया जाए, PMLN के क्यू में भी दौर में आया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो PMLN के दौर में भी हमने तमाम चीजें जो थी वो देखी थी, PTI के दौर में भी देखिए। अब आप कह रहे हैं कि नई सजेशंस के साथ आया जाए, आपके ख्याल में, आपके माइंड में भी इसका मतलब है कुछ है? वो सजेशंस पर क्या हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पर प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट हो सकता है? देखिए, लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, काफी यहाँ डेवलपमेंट हुई है और इस पे लोगों ने कोशिश भी की है इसको प्लान करने की। 2003-04 में लाहौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने एक मास्टर प्लान अडॉप्ट किया था कॉल्ड लाहौर मास्टर प्लान 2020। इसकी सोच जो थी वो 2020 तक की थी, और उसमें यह कहा गया कि रावी की वजह से और इंडियन बॉर्डर की वजह से हमें ये रायवंड की तरफ डेवलप करना चाहिए, और जो रावी के किनारे एग्रीकल्चरल लैंड है उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहकर उन्होंने कहा इसको बचाएं। ये ज़राई जो ज़मीन है ये हमारी खुराक और फूड सिक्योरिटी के लिए बचनी चाहिए और शहर को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए।
2012 में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इख्तियार पूरे लाहौर डिवीजन में दे दिया गया और फिर उनको ये कहा गया कि जैसे ये गुजरांवाला और सियालकोट के इलाके हैं, यहाँ भी जो छोटी छोटी हाउसिंग स्कीम्स हैं इन पे कोई प्लान बनाए। तो 2015-16 में डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ LDA ने एक डिविजनल मास्टर प्लान 2050 की एक प्रपोजल दी, जिसपे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स इधर लाहौर में इस वक्त बैठे हुए हैं जो कि लाहौर डिवीजन का एक मास्टर प्लान बना रहे हैं उन्हीं छोटी इलीगल हाउसिंग स्कीम्स और लाहौर डिवीजन की तरक्की के बारे में। अब इस सूरत हाल में जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और LDA ने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को पैसे दिए हुए हैं, पंजाब असेंबली ने एक रूडा कानून बना के ये 1,00,000 एकड़ उस डेवलपमेंट और प्लानिंग से हटा के कंप्लीटली अनकनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ लाहौर पैसे लगा दिए। ये कोई सही डेवलपमेंट है? ये कोई मास्टर प्लानिंग है? ये कोऑर्डिनेशन है? नॉट एट ऑल। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद राफे आलम साहब हमारे साथ शो में। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पुराने वक्त को सर अगर हम याद करें तो जो खाने पीने की अशिया होती थी उनमें जब मिठास शामिल करनी होती थी तो गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था। अब लोग चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आजकल फिर से पुराना वक्त जो है उसको रिवाइव किया जा रहा है इन अ वे कि लोग अब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रहे हैं। छोटे छोटे उन्होंने किचन गार्डन बनाए हुए हैं, या कोशिश ये होती है कि प्योर चीज का इस्तेमाल किया जाए। गुड़ की मांग में इजाफा हो रहा है, शक्कर की तरफ आ रहे हैं, कुछ लोग ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हरमीत। अच्छा, वैसे रोमा मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आता था ना तो गुड़ जो है ना हम साइड पे कर लेते थे, उनके लिए चीनी की चाय बनाते थे कि भाई मेहमान है, गुड़ की चाय उसके लिए नहीं बनाना। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो दौर बदल रहा है, दोबारा लोग उस तरफ जा रहे हैं और गुड़ जो है अब जो कोई ज्यादा मेहमान आप उसकी खातिर तवाज़े करना चाहते तो आप कहते भैया गुड़ की चाय पिला देते हैं। बिल्कुल, चीजें बहुत बदल रही है और लोग जो है ऑर्गेनिक की तरफ दोबारा जा रहे हैं, पुरानी चीजों की तरफ दोबारा जा रहे हैं। और गुड़ की चाय वैसे भी कमाल की होती है, मेरी तो फेवरेट है। वैसे पहले चल के रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर बड़ी मेहनत से ये बनता है, लेकिन किस तरह से बनता है जरा ये आपको दिखाते हैं। गुड़ बनाने के लिए किसान को 1 साल टमाट की फसल का ख्याल रखना पड़ता है। सर्दियां शुरू होते ही गन्ने की फसल तैयार हो जाती है, जिसके फौरी बाद जिम्मेदार गुड़ बनाना शुरू कर देते हैं। गुड़ की तैयारी बहुत से दिलचस्प मराहल से गुजार कर की जाती है। सबसे पहले गन्ने को खेतों से काटा जाता है, फिर गन्ने को बेलनों से गुजार कर रस निकाल लेते हैं। गन्ने का रस पाइपों के जरिए कड़ाह में चला जाता है और फिर इसे तपती भट्टी में आग की तपिश से खूब पकाया जाता है। गुड़ की तैयारी के दौरान सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। उबलती हुई पत्त से मैल उतारने और सफाई के लिए गौजुबान, सुखलाई और कुछ दीगर गैर मुज़र अज़ा डाले जाते हैं। गुड़ बनाने वाले मालिकान का कहना है कि गुड़ बनाने और तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले गन्ने की कटाई की जाती है और बाद में इसको छीलकर इसके रस से गुड़ तैयार किया जाता है। गुड़ में रवायती रंग लाने और इसे मजीद लजीज और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें नारियल, बादाम, मूंगफली समेत मुख्तलिफ मेवाजात भी शामिल कर दिए जाते हैं। गुड़ सिर्फ खुशबूदार ही नहीं बल्कि तिब्बी लिहाज से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये निजाम को मुतहरिक रखने का बाइस बनता है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफार, ननकाना। अच्छा जी, ये तो कह रहे हैं कि निज़ाम को बेहतर बनाता है, यानी आपके हाजमे का निज़ाम भी बेहतर बनाता है। मुझे याद है कि हमारे बुजुर्गान जो होते थे ना वो कहते रहे कि खाना खाने के बाद भाई थोड़ा सा गुड़ खा लो तो तुम्हारा हाजमा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे नहीं पता मतलब इसमें हकीकत है। मैंने नॉर्मली सुना हुआ है, लेकिन हाँ ग्रीन टी में इसका इस्तेमाल या चाय में, बट ये नहीं पता था कि आप वैसे भी खाएं तो उसका बहुत फायदा है। वैसे लोग अच्छा वैसे रहू साहब मैंने अपने लिए मैं मंगवाता रहता हूँ जिसमें मसाला, बादाम वगैरह जितने नट्स हैं वो मिक्स करके डाले जाते हैं और उसमें जो काली मिर्च है वो भी डाली जाती है। वो बड़ा उसे मसालेदार गुड़ कहा जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मर्दान और 400 इन इलाकों में ज्यादा बनता है। सही, ठीक हो गया। हमें एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, क्विक ब्रेक। अभी हम सर शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, जिस तरह से हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है और बहुत से बहरान है जिनमें गैस बहरान बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ अगर हम एक और बहरान का जिक्र करें तो पावर लूम्स का जो बहरान है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और बिजली और धागे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इसी के पेश नज़र पावर लूम्स मालिकान ने फैक्ट्रियाँ बंद करने की धमकी दे दी है। गुफ्तगू करने के लिए चेयरमैन पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद खालिक साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि इस वक्त पावर लूम्स को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है?
देखिए जो हमारी पावरलूम इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसएमई इंडस्ट्री है और इसका मकसद पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है उसको सस्ता और मेयारी कपड़ा फराहम करना है। 1 करोड़ 20 लाख मीटर से ज्यादा हमारी डेली की प्रोडक्शन है और इसी कपड़े को बनाने के लिए जो हम पाकिस्तान की स्पिनिंग मिल का 60% जान कंज्यूम करते हैं और आगे 200 से 250 जो हमारी प्रोसेसिंग मिल्स है और प्रिंटिंग मिल्स है वो हमारा बनाया हुआ कपड़ा प्रोसेस करके वो आगे वो भी वर्किंग में रहती है। लेकिन इस वक्त जो हालात है कि हुकूमत सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अलावा किसी भी और इंडस्ट्री को किसी किस्म का रिलीफ देने में या किसी भी किस्म की उसको मराद देने में बिल्कुल नाकाम रही है, जिसकी वजह ये हुई है कि हुकूमत आर्ट इंडस्ट्री जो है वो एकदम फिर उसी कैफियत में चली गई जो 2016-17 में थी। बिजली की कीमतों में इतना होशरुबा इजाफा हुआ है पिछले 3 माह के अंदर तकरीबन 10 रुपए यूनिट। आज हम तो पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले आपके मीडिया के थ्रू भी ये बात थी कि 24 रुपए यूनिट जो है ये बेहतर इजाफा है। इसके अंदर जो इन्होंने नाजायज सरचार्जेस डाले हैं, पीआर सरचार्ज है, एफसी सरचार्ज है, यूटीए सरचार्ज है और फिर एफपीए जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसका न सिर्फ हम इंडस्ट्री शिकार है बल्कि पाकिस्तान के अवाम आप लोग भी आपके दिलों में एक उसके बराबर का एक बिल आ रहा है। तो इसलिए इंडस्ट्री का जो वाइबल रहना है वो बिल्कुल डूएबल रहना जो है वो नामुमकिन कर दिया है। आज बिजली की कीमतों 34 रुपए यूनिट हो चुकी है, जो मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री के साथ जुल्म है और पाकिस्तान की मईशत के साथ भी जुल्म है, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो तो दावा कर रही है कि हमारी शरह नमू जो है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर आप देखें फैसलाबाद जो है ये टेक्सटाइल का हब है और पावरलूम इंडस्ट्री जो है पंजाब की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री को न सिर्फ अभी बंद होना शुरू हो गई है बल्कि हमारे साथ अगर आप देखें कि प्रोसेसिंग मिलें जो है, प्रिंटिंग मिलें वो भी 3 दिन या 2 दिन हफ्ते में बंद हो रही है। हमारी एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री जो आप देखें जो आप कपड़ा यूज करते हैं लॉन वगैरह का, इसके ऊपर जो आपकी एम्बेलिशमेंट और एम्ब्रॉयडरी करके मिलती है, ये इंडस्ट्री को बिल्कुल बंद हो चुकी है। जब आपकी एनर्जी के रेट से जो है वो जो है हमारी शक्कत से बाहर चले जाएंगे तो उसका अल्टीमेटली फिर मैं समझता हूँ कि यही नतीजा निकलना है। और आज हुकूमत ने हमारे बयानिए को कि हमारी जो पावरलूम इंडस्ट्री है ये चल चुकी है, यहाँ पे वर्कर शॉर्ट है, आपने भी बेताशा प्रोग्राम किए फैसलाबाद में, पावरलूम चलने से रोजगार जो है वो बहुत बेहतर हो गया है, वर्कर्स भी मिल रहे हैं। लेकिन आज यकसर 1 साल के अंदर जो है वो कैफियत ही उलट चुकी है और इस वक्त हमारी रोजाना की बुनियादों पर दर्जनों फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और सैकड़ों वर्कर रोजाना की बुनियाद पर जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा बदकिस्मती है और ये जुल्म है हमारे साथ कि हुकूमत जो थी वो 1 करोड़ नौकरियां देने के वादे पर आई थी और आज किसी भी बंदे ने अपनी किसी पॉलिसी को बनाते हुए, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एसएमई पॉलिसी अनाउंस की है या आप किसी भी टेक्सटाइल पॉलिसी को, ये छोटे स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनके साथ मेरा ख्याल है वो बात करने को अपने हद तक या तौहीन समझते हैं। सिर्फ इनके गिर्द जो है रज़ाक दाऊद साहब के और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है इकोनॉमिक्स की, उसके गिर्द पे चंद एक कॉर्पोरेट क्लास के लोग हैं जो नीचे नहीं आने दे रहे किसी किस्म के इंसेंटिव को। ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि इससे बड़ा नाकाबिले खिलाफी। ठीक है वही सब साथ ही रहिएगा सर। हाँ जी वही साहब, ये फरमाइए कि 34 रुपए फी यूनिट आप कह रहे हैं कि बिजली आपको मिल रही है, धागे की कीमत में भी आप कह रहे हैं इजाफा हो गया। अगर देखा जाए तो महंगाई जो है वो तो मुल्क में ओवरऑल ही है ना, तो इस ओवरऑल का इम्पैक्ट उधर भी पड़ रहा है। अब आपके पास क्या सजेशन है, क्या किया जाए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको कमी लाई जाए, क्योंकि हुकूमत भी बेबस हुई है। नहीं, अगर हुकूमत बेबस हो गई, स्टेट बेबस हो गई तो हम लोग किधर जाएंगे। ये देखिए इसमें हमने इनको कहा था कि पाकिस्तान में जब जान की एक्सपोर्ट है कम से कम उसको बैन लगाएंगे, उसको एक खास हद तक कैप कर दें, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है और आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको वाफर मिले और उसको बेहतर कीमतों के अंदर मिले। आप जान की कॉटन की इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी जो है वो बिल्कुल 0 कर दें। ये चीजें नहीं हुई। फिर जो आपने बिजली की कीमतें हैं, देखिए अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं लाइन लॉसेज है बिजली की, इनकी नेग्लिजेंस की या इनकी चोरी हो रही है, थेफ्ट हो रही है, ये सारे का सारा मलबा यूटीए सरचार्ज की सूरत में जो 3 से 4 रुपए यूनिट बनता है वो हमारे सर पर डाला हुआ है। इनकी इनकॉम्पिटेंस की सजा हमें मिल रही है। एफपीए का अगर इन्होंने जो है जो
इन्होंने हमारी जो बिजली के कारखाने लगे हुए हैं तो अगर इन्होंने सबसे चार्जेस दे रहे हैं जो पीपी है वो उनको हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हमें बिजली 24 रुपए यूनिट की जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कुछ करार दे रही है। वो उनको चाहिए कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है जिसमें आप जैसे हम जैसे जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है इनके सैकड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और लाखों लोगों का न सिर्फ में बल्कि सारे में लाखों लोगों का रोजगार है, लाखों खानदानों का। ठीक है, लाखों लोग जो हैं वो इस रोजगार से वाबस्ता है। वहीद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। जी हरमीत। अच्छा वहीद साहब, अगर हम देखें तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है काफ़ी फैसलाबाद में हमने देखा कि काफ़ी उरूज पे चली भी गई थी और साथ में हुकूमत के बड़े बड़े जो ऐलानात थे बल्कि दावे भी ये थे कि हम काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं, तो आपकी बातों से अंदाज़ा ये हो रहा है कि कोई कहीं ना कहीं रिलीफ जो है वो नहीं मिल रहा। आवाज ठीक से नहीं पहुंच पाई, बट एनीवेज इस वक्त सर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस किस्म की मराहत और रिलीफ की आप हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं इनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? देखिए हम कोई इनसे एहसान नहीं ले रहे हैं। हम लोग जो है फैसलाबाद में पंजाब भर में लोगों को रोजगार देने के लिए कारखाने लगे हुए हैं और किसी भी कोई जो कारखाने हम लोगों का इनके अंदर बैंक इन्वॉल्व नहीं है, सब लोगों की अपने जाती ये है सरमाया। तो हम हुकूमत से ये कहते हैं कि अपने गवर्नेंस को बेहतर करके देखिए एफडीआर में टैक्स की कंप्लीट नहीं की गई, हमारे टैक्स का निजाम एक तरह से सीधा है। और दूसरा इसके अलावा जो मैंने आपको जान की एक्सपोर्ट को एक खास हद पे टैक्स किया जाए, जान की कॉटन की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी कॉटन पहले 1 करोड़ 40 लाख बेल्स होती थी, ठीक है, अब 1 करोड़ से 90 लाख बेल्स रह गई है। तो कॉटन की इम्पोर्ट को देते उसके ऊपर ड्यूटी खत्म की जाए और जो मार्केट जान मार्केट के अंदर सट्टाबाजी हो रही है जिसकी वजह से जो है वो स्पेकुलेशन की वजह से जान के प्राइसेस एकदम सट्टेबाजी को रोका जाए, बिजली और धागे की कीमतों में कमी लाई जाए। शुक्रिया। वहीद खालिक साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। सर जरा भी हम शो में आगे बढ़ेंगे। माहौल थोड़ा सा है, दोनों में से मुझे नहीं मालूम आप क्या दिखाने जा रही हो हमें। मेरे ख्याल में टिकटॉक का दौर है और हर कोई जो है वो बहुत एक्साइटेड होता है टिकटॉक का नाम सुनकर। कल वजीर आला जो है उनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि लोग कितना क्रिटिसाइज करते थे लेकिन उस्मान बुज़दार तो नंबर 1 हो गए। तो उस्मान बुज़दार को नंबर 1 उन्होंने करार दे दिया। वो वसीम अकरम प्लस तो उनको पहले ही कहते रहते थे, वो किस बुनियाद के ऊपर हो गए, क्यों इतने पॉपुलर हो गए? वो जो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के जो वजीर आला, मुख्तलिफ सूबों के जो वजीर आला है उनकी कारकर्दगी को लेकर उनकी मकबूलियत के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जनाब उस्मान बुज़दार साहब बाजी ले चुके हैं। तो हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर ही नहीं बाजी ले गए, टिकटॉक पर भी बाजी ले गए। 30 डेज में उनके 85,000 सर फॉलोअर्स हो गए। हरमीत, इत्तेफाक हुआ देखने का, मेरे और आपके फॉलोअर्स तो जनाब बहुत पीछे रह गए, माइनस ही हो गए हैं। तो वो बुज़दार साहब लेके चले गए ना। नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन ये है कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भाई बुज़दार साहब एक में तो प्लस हो गए हैं लेकिन अब टिकटॉक में भी वो मैदान मार चुके हैं। वो बुज़दार साहब जो कभी मीडिया से ज्यादा घबराते थे और सामने नहीं आते थे, लेकिन अब देखें ना सोशल मीडिया पे टॉप पे जा रहे हैं, तो किस्मत ही कहीं ना कहीं साथ तो दे रही है। बिल्कुल। तो हरीम शाह को मुकाबला बड़ा सख्त मिलने वाला है उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में। बिल्कुल। अच्छा मैं देख रही थी बहुत सी जो वीडियोस हैं वो उनकी ऑफिशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, लेकिन लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, रीशेयरिंग भी उनके अकाउंट से बहुत हो रही है और भी बहुत सी चीजें हैं। मैं अपने पीसीआर से प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जरा हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें ना जो उनकी एक्टिविटीज हैं जो हम टिकटॉक पर देख रहे हैं।
वाह जी वाह, क्या बात है। जबरदस्त हो देखा गया। जाए वैसे बड़े स्टाइल मारे हुए हैं तो लेकिन अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि इनका ऑफिशियली कोई चला रहे हैं, किसी इंडिविजुअल ने, किसी फैन ने खुद से बना लिया, ये अहम सवाल है कि यहाँ पर लेट्स सी। मेरा ख्याल है किसी फैन ने ही बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग भी वो रखते हैं, फैन फॉलोइंग रखते हैं तो सबसे नंबर 1 पर आए हैं ना। हरमीत, कैसी लगी वीडियोस? वीडियो तो बड़ी कमाल की। और एक बात आपको बताते चले कि सोशल मीडिया में तहरीक इंसाफ जितनी तेज है, जिस तरह आपको पता है कि कैसे उन्होंने खेलना है, तो बाकायदा इन्होंने टीमें रखी हैं, बल्कि इनके हर एमएनए तक जो है उन्होंने अपने लिए टीमें रखी हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि जो नून लीग के कई सारे एमएनए हमारे दोस्त हैं, तो उनकी भी टिकटॉक जो है काफी वायरल जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फिर टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पूरी दुनिया में इसने मात दे दी है तमाम तर जितने भी वेबसाइट्स हैं वगैरह चीजें हैं, तो उन सब चीजों को। तो ऐसे में बुज़दार साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। और बात रूम साहब की दुरुस्त है कि हरीम शाह को टफ टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल, हरीम शाह के साथ साथ और भी बड़े जबरदस्त किस्म के जो टिकटॉकर्स हैं उनको भी टफ टाइम मिलने वाला है, मिल भी रहा है। बट यहाँ पर ये कि इनकी मकबूलियत को देखते हुए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में दोबारा जब तक पीटीआई की हुकूमत है टिकटॉक पर पाबंदी नहीं लगेगी। अच्छा, उसमें एक बात और भी है, वो ये है कि आप जैसे हरमीत कह रहे थे कि इनकी टीम बड़ी स्ट्रांग होगी जो इनकी वीडियोस लगा रही है। इसका मतलब यह है कि बाकी वज़राए आला जितने भी हैं, चाहे महमूद खान हो या हमारे सिंध के वज़ीर आला हों, उनको भी इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। अब अपनी टीमें लगाएं, बनाएं जो टिकटॉक की उनकी वीडियोस बनाए। और उसमें मतलब ये कि कोई ख़ास करने की बात नहीं है। ये हमने देखा है कि ये उनकी सोशल एक्टिविटी, कहीं वो फंक्शन पे गए हैं, कहीं गाड़ी से उतरे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं वॉक करके जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, उनकी वॉक बड़ी पसंद आई है जो लोगों को। वो वॉक का भी अंदाज है ना, उसको स्लोमो करते हैं या उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आजकल इसकी बड़ी टेक्निक्स हैं। बहरहाल फैंस उनको बहुत मिल चुके हैं। हरमीत, हमारा भी मुकाबला टफ हो गया है। हमारी तो खैर इंस्टाग्राम पे अच्छी फॉलोइंग है, बट स्टिल देख लें मुकाबला सख्त हो गया भाई। बट एनीवेज, अभी हम शो में एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अभी हम शो में जिन मेहमान शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, इंतहाई बाहिम्मत खातून है और एक्चुअली मोटरसाइकिल चलाने का शौक रखती थी, बट अब इन्होंने अपने इस शौक को अपनी आमदनी का जरिया बना लिया है और इस आमदनी के जरिए से ये अपने घर वालों की कफालत कर रही हैं, अपने शौहर का सहारा बनी हुई हैं। इंतहाई बाहिम्मत खातून है। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं रूबिया नदीम। रूबिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आप जैसी जितनी भी बाहिम्मत खवातीन हैं जो घर से बाहर निकल रही हैं और अपने खानदान का सहारा बन रही हैं, वो तमाम की तमाम दाद की मुस्तहिक हैं, उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। ये बताइएगा कि मोटरसाइकिल चलाने का शौक ये आपको कहाँ से पैदा हुआ, कब आपने बाइक चलाना सीखी और फिर खानदान की कफालत कब से कर रही हैं इसको आमदनी का जरिया बनाकर? बाइक चलाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। बचपन में साइकिलिंग करती थी, उसके बाद रेगुलर मैंने बाइक चलाना सीखा था। तकरीबन 3-4 साल पहले सीखा था मैंने बाइक चलाना। और ख़ानदान की कफालत का जो है वो मुझे ख्याल आया तकरीबन कोई 5-6 माह पहले। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाइक चलानी आती है तो क्यों ना ये इस्तेमाल कर लिया जाए। ये किस तरीके से आप मतलब अपने ख़ानदान की कफालत करती हैं? बाइक तो चलाती हैं बहुत, और भी ख़वातीन चलाती हैं, लेकिन क्या तरीक़ेकार क्या होता है? और आपने जैसे बताया कि आपके मियाँ सब्ज़ी का काम करते हैं शायद, और क्या वो भी कफालत में हाथ बटा रहे होते हैं या नहीं, या उनकी आमदन कम है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने सोचा कि मैं आगे बढ़ती हूँ? जी, कफालत अब तक तो जो हैं वो मियाँ साहब ही कर रहे थे। तो पिछले साल उनको टीबी हो गई थी, टीबी की वजह से उनको डॉक्टर ने रेस्ट बोला। उसके बाद उन्होंने मंडी में काम स्टार्ट किया तो उसमें लॉस हो गया। तो मैंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, तो इसलिए मैंने उनकी हेल्प करवाना स्टार्ट की। अब मैं बीमार हो गई हूँ तो मेरी जगह पे वो जा रहे हैं बाइक चलाने। अच्छा, तो आप कैसे मतलब बाइक चला के क्या करती हैं? लंबे लंबे सफ़र पे जाती हैं? जी, बाइक चला के जो है वो लाहौर में तो मैं ऑनलाइन कंपनी के साथ हूँ ना रजिस्टर्ड, तो वो मैं राइड्स लेती हूँ। वैसे मैं लंबे सफ़र पे भी जाती हूँ, पाकपतन चली जाती हूँ, साहिवाल चली जाती हूँ, काड़ा चली जाती हूँ, बाइक पे जाती हूँ मैं। अच्छा, ठीक हो गया। हरमीत का सर सरा सवाल ले लें। जी हरमीत।
अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो बहुत सारी ख्वातीन जो है वो आ गई हैं, इसी मैदान में आ गई, लेकिन मसाइल क्या क्या होते हैं आपको पेश जो आते हैं, खासकर कस्टमर की जानिब से? कई कस्टमर जो है वो भी रिजेक्ट कर लेते हैं कि भाई ख्वातीन है तो नहीं जाना है आपने, खातून है। तो ऐसे कोई वाकयात पेश हुए आपके साथ कभी? जी ऐसे तो काफ़ी वाक़यात पेश आ जाते हैं कि वो कहते हैं जी फीमेल है, हमने फीमेल के साथ नहीं बैठना है। अक्सर तो ये करते हैं कि वो कहते हैं आप पीछे बैठ जाएं, हम ड्राइव करते हैं। और जो कुछ हैं वो कैंसिल कर देते हैं, और कुछ को पता ही नहीं चलता कि मेल है या फीमेल है। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि आप बैठ जाएं पीछे वाली सीट पर, हम बाइक चलाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपनी बाइक उनके सुपुर्द कर देते हैं? जी मैं उनको बाइक दे देती हूँ। और फिर जो आप कह रही हैं कि पता नहीं चलता मेल है कि फीमेल है, उसका मतलब ये है कि जिस वक्त आप बाइक पे होती हैं उस वक्त आपका ये ड्रेस ये नहीं होता। नहीं बाइक पे भी पहले ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, तो तब उनको पता ही नहीं लगता। पता नहीं चलता। हाँ जी, उनको पता नहीं चलता। फिर जब बाद में आता है ना तो वो शॉक्ड होते हैं, हमने तो मेल मंगवाया। ऐसे लोगों को क्या कहती हैं? कुछ भी नहीं कहती वो, जब देखते हैं कि हाँ जी आप तो बहुत ज्यादा अच्छी बाइक चलाती हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, वैसे वुमेन्स को भी आना चाहिए इस फील्ड में, ये वो बहुत ज्यादा। अच्छा, हमारे यहाँ पर नॉर्मली मर्द हजरात हमारी सोसाइटी के अनफॉर्चुनेटली ये तासुर रखते हैं कि खवातीन जो है उनको गाड़ी भी नहीं चलानी आती, और अगर कहीं पर कोई ट्रैफिक थोड़ी सी ब्लॉक हो तो सबसे पहले कोई मर्द होगा ये कहेगा कोई बुड्ढी चलाती भाई ये गड्डी, इस तरह से वो आता है। बट एनीवे हो सकता है वहां पर कोई मर्द ही उस टाइम उसी की वजह से ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हुई हो। तो आपको लोग क्या कहते हैं? कभी किसी ने कहा कि नहीं आप अच्छी नहीं चला रही, सही चला रही है? क्या लोगों की जानिब से क्या कहा जाता है? नहीं, लोगों की जानिब से तो तारीफ ही की जाती है। डरते हैं लोग आपके साथ बैठते हुए कि खातून चला रही है? नहीं, एक जो क्रिश्चियन थे वो बहुत ज्यादा डरे थे कि मैंने आपके साथ नहीं, मैं आपके आगे बैठता हूँ, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठे। मैं कि ठीक है। कहते आपने क्या फर्स्ट टाइम चला रही हैं? तो मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा जी मैं फर्स्ट टाइम चला रही हूँ। अच्छा, मैंने उनको फिर बाद में बताया कि मेरा रूटीन ही यही है, मैं आज के दिन की चौथी राइड ले रही हूँ और आप इस तरह। कहते नहीं वो मैं बस डर गया था। मैंने कहा चले ठीक है। सही जी हरमीत। अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो हम जब बाहर थे तो बाहर लड़कियां जो है वो बड़ी तेज राइडिंग करती हैं और हमें अक्सर चैलेंज भी करती थी और जीत भी जाती थी। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि भाई मुकाबला किसी ने रेस लगाने की कोशिश की और आप जीत गई हो कि भैया चले फिर वो लगा ले? ये तो मैं जब लंबे सफर में जाती हूँ तो अक्सर ये करती हूँ कि जो मेरी स्पीड होती है वो 100 से अबाव होती है और जो मर्द हजरात हैं वो काम में मुझसे जीत सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप कह रही हैं लंबे सफर पर जाती हैं, पाकपतन तक भी आप गई हुई हैं, सो इस तरह के जो सफर हैं वो आप अपने लिए करती हैं, अपने किसी काम के लिए करती हैं, या किसी ना किसी राइड को आप वहां पे लेके जाए, मुसाफिर को आप वहां तक? नहीं, राइड को मैं नहीं लेके जाती हूँ। वहाँ पे मेरा आबाई गाँव है, आबाई शहर है मेरा पाकपतन शरीफ। तो वहाँ पे मैं अपनी सिस्टर्स वगैरह के साथ रिलेटिव से घर वाले क्या कहते हैं, खानदान वाले क्या कहते हैं जब वो आपको बाइक चलाता देखते हैं? सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बस मेरी एक सिस्टर है वो कहती हैं कि नहीं लड़कियों को बाइक नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी चलाना सीख लो। मैंने कहा मुझे गाड़ी चलाने का शौक नहीं है। अगर आपने बात की है ना कि वो वुमेन्स की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो ये तकरीबन 50% ठीक है। हाँ जी, एक और चीज हमने देखी है जी ज्यादातर जो बाइक आजकल जो कंपनियां हैं, लोग कंपनियों से साइड पे निकल के वही हेलमेट पहन के वही खड़े होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कंपनियां उतना पैसा नहीं दे रही। तो आप जिस कंपनी के साथ रजिस्टर हैं तो क्या इनकम गुजारा हो जाता है वहां से कुछ कि नहीं? आप ये हेलमेट आपने अलग पहना है, आपने सोचा है कि भाई कंपनी को छोड़ देते हैं साइड पे, यही बिजनेस अपना ही कर लेते हैं? नहीं, अपना बिजनेस मेरे ख्याल में तो मैं एक फीमेल हूँ, मैं नहीं चाहूंगी कि मैं सेपरेट से करूँ, क्योंकि कंपनी में अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई कुछ बुरा होता है तो वो कंपनी उसकी जिम्मेदार होगी, वो अलग बात है। लेकिन आजकल जो हमारी कंपनी है ना वो बहुत ज्यादा उसने बोनस भी कम कर दिया है और हेलमेट्स के भी रेट बढ़ा दिए हैं, तो बस थोड़ा सा मुझे इशू है। मुनासिब रोजगार आप कमा लेती हैं? मुनासिब अगर हम बात करें। मुनासिब तो नहीं, अभी जो मेरा रेंट है वो 2 माह का मेरा मकान का किराया रहता है। अभी बच्चों की जो 10th क्लास की भी दाखिला जाना है उसकी भी फीस देनी है, 2nd ईयर की भी मेरी बेटी का दाखिला जाना है उसकी भी देनी है। तो बस आजकल कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, बट अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। अच्छा ये बताएं, जब कोई भी खातून घर से बाहर निकलती है तो घर वालों की तरफ से, वालिद की तरफ से, खानदान के दीगर अफराद की तरफ से एतराज़ात का सामना करना पड़ता है। आपने बाइक चलाने का फैसला किया तो शायद यहाँ पर एतराज़ात ज्यादा हो सकते थे, आपके हस्बैंड ने आपको कितना सपोर्ट किया, या उन्होंने शुरू में एतराज किया बाद में राजी हो गए? नहीं, बाइक चलाना तो हस्बैंड ने मुझे सिखाई थी,
लेकिन ये प्रोफेशनली चलाना एक और बात है ना। जी, वो आप उन्होंने मर्दों को भी राइड देती हैं तो वो फिर बिल्कुल ही हटकर बात हो जाती है। जी वो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था खबरदार नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं होती है। मेरी सास ने भी कहा था कि नहीं मर्द पीछे बैठेंगे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मेरी बात सुने, जब बंदा खुद ठीक हो ना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे हस्बैंड के साथ भी 2 दिन हम नाराज रहे, तो उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि फीमेल राइड्स ही लूं, लेकिन मैंने कहा ये जो कंपनी है इसमें कंफर्म तो नहीं है, वो तो बाद में पता चलता है ना जब राइड आती है मेल है या फीमेल है। अच्छा, मोस्टली मैंने खवातीन को देखा है वो बाइक राइड ज्यादा बुलवाती नहीं है, बहुत कम होती है। बिकॉज खवातीन का भी ये मसला है ना कि हम किसी गैर मर्द के साथ बैठकर कहीं जाएं, और आजकल के हालात तो मेरे ख्याल में खवातीन भी कम होती हैं, राइड्स आपको खवातीन की कम ही मिलती है। जी नहीं, आजकल तो जैसे ही फीमेल्स को पता चला खवातीन को कि लेडीज भी आ गई हैं इस मैदान में, तो उन्होंने काफी जो है वो लड़कियां उन्होंने ऐप से ये बाइकिया हो गई, उबर हो गई, क्रीम हो गई डाउनलोड किया हुआ है, तो वो मंगवाती हैं ऑनलाइन राइड। आपको देख के बड़ी इंस्पिरेशन हुई होगी खवातीन को, बहुत सी कहती होंगी कि हम भी ये काम शुरू कर सकते हैं, तो ऐसी हैं खवातीन जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने हमारे लिए एक रास्ता दिखाया, हम भी ये काम कर सकते हैं और हमारे लिए भी कोई रास्ता तलाश करें आप ऐसा? जी काफ़ी ज़्यादा खवातीन है वो कहती हैं जी हमें भी सिखाएं, तो मैं कहती हूँ अभी तो फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसे सोर्सेज नहीं है कि मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि मैं उनको सिखा सकूं, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर मैं ऐसा कुछ करूँगी। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं कॉलेजेस जाने वाली, यूनिवर्सिटीज़ जाने वाली, तो वो उनको ट्रैवल करना पड़ता है रिक्शों में, तो वो यही चाहती हैं कि हम भी बाइक चलाना सीखें, तो मैंने उन्हें लोग तंग करने वाले भी मिलते होंगे, जाहिर है कई ऐसे जो पास से गुजरते हुए टक्कर मार दी, कुछ ये कर दिया या छेड़ दिया, ऐसे कोई हैं? या कंफ्यूज करने की भी लोग कोशिश करते हैं ना, टीज करते हैं। नहीं अभी तक तो मैंने ये देखा है कि जो अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो सामने से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी वाला इशारा कर देता है कि जी आप जाएं। ठीक है, अभी अच्छा, तक तो अच्छे लोग ऐसा नहीं हुआ हैं जी, पता नहीं हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ। मुझे भी पहले यही लगता था कि नहीं जी जो मर्द होते हैं ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन जब मैं बाहर निकली ना तो मुझे पता लगा कि जी हमारे पाकिस्तान के मर्द जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा जी बिल्कुल जी हरमीत। अच्छा एक और चीज हमने देखी है, ज्यादातर जो लोग राइड करते हैं उनकी ज्यादातर उनके जो बिल बनता है तो कोशिश होती है कि थोड़ा ज्यादा देते हैं, तो ऐसा कहीं होता है? क्योंकि आपको देख के जाहिर बात है कि आप बड़ी बाहिम्मत खातून है, तो जो 100 रुपया बना हुआ तो उन्होंने कहा नहीं आप ज्यादा रख लें, आप मुस्तैक है, बल्कि आप ठीक है, राइड भी आपकी अच्छी है, ऐसा होता है कभी? जी अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे वॉलेट में ऐड कर दें, तो उनके वॉलेट में ऐड कर दिया जाता है। वैसे किसी के 10-15 रुपए कम हुए तो वो कहते हैं जी ठीक है आप रख लें। अच्छा, यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा मदद नहीं की। बट एनीवेज अच्छा ये बताएं, जितनी भी खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि हर हालात का मुकाबला करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए, अगर बुरा वक्त भी आन पहुंचाए तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी यही है कि जब से दुनिया बनी है तो हमें यही सिखाया गया, और ये नहीं कहा गया कि औरत मर्द से पीछे है। शुरू से ही जो औरत है वो हर मैदान में जो है वो मर्द के साथ खड़ी है। आप जंगों में देख लें, तबलीग में देख लें, हर मैदान में औरत मर्द के साथ खड़ी होती है। आप अपनी हिफाजत के साथ और अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ और आप कर सकती हैं ये कि आप मर्दों के शाना बशाना साथ दें, लेकिन अपनी इज्जत को महफूज रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूबिया नदीम हमारे साथ थी और इंस्पिरेशन है बहुत सी खवातीन के लिए कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। बुरा वक्त आ गया है बट उसमें भी कोई ना कोई वे आउट जरूर होगा, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। इरफान जहीर का चेहरा आप देख लें, सो पहचान चुके होंगे कि अब हम क्रिकेट पर बात करने वाले हैं। सो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7th एडिशन आज से कराची में मेला सजने वाला है और तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल है। पहला मैच जो है वो ऑब्वियसली दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के माबैन है। सो इरफान जहीर हमारे साथ शो में मौजूद है। इरफान थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इंतहाई खुशाइन बात है कि बहुत से प्रॉब्लम्स थे, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे, कोविड की भी हम सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई देख रहे थे, बट फिर भी आज हम पहला मैच होने जा रहा है। दोनों टीम्स को अगर हम देख लें तो स्ट्रेंथ्स क्या है मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की, और वीकनेसेस क्या हैं? आपने काफी लंबा क्वेश्चन किया तो लंबा थोड़ा आंसर होगा इसका। अनफॉर्चुनेटली जो स्प्रेड है कराची के अंदर हमने देखा बहुत ज्यादा चल रहा है और 40% से अबव जा चुकी है रेशो।
और अभी 3 प्लेयर का कल परसों पॉजिटिव आया, 2 का कल भी आ गया है। वसीम अकरम का पहले हमने देखा, हैदर अली का देखा, कामरान अकमल, फिर जॉर्डन का कल, हैदर अली, ये 5-6 नाम ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव हो चुका। उससे पहले कुछ ऑफिशियल्स का भी पॉजिटिव आया। आल्दो के पीसीबी ने इस दफ़ा बड़ा अच्छा काम ये किया, और सब के उन्होंने पूरे का पूरा होटल इस दफ़ा सेपरेट बुक किया, और हर टीम का एक सेपरेट फ्लोर है, ठीक है। और जो उनके जितने भी उनके शेफ हैं या दूसरे उनके जो दूसरा स्टाफ भी है, वो भी उसी फ्लोर पे हर टीम को जो टेक केयर कर रहा है। तो ये इस दफ़ा का बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है उनका कि चले जितना मैक्सिमम आए आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं वो किया जा रहा है। बट स्प्रेड इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं से, और प्लस ट्रैवल करके आ रही हैं सारी टीम्स, कोई कहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, कोई आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो उसकी रहनी थी। अच्छी चीज़ ये है कि करवाया जा रहा है, और पूरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो पूरा मोटिव है बोर्ड का, आईसीसी का और तमाम पीसीबी का, वो यही है कि जो ज़रूर हो। उसकी रीज़न ये है, एक तो सारे का सारा आपके स्टेक होल्डर इस पे एक पेज पे है, दूसरा इसके बाद की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। ऑस्ट्रेलिया ने 22 साल के बाद पाकिस्तान आना है, हमने देखा कि न्यूजीलैंड खेले बगैर चली गई, जो भी रीज़न बनी, फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज कंप्लीट नहीं हो सकी। तो खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर ये किसी भी रीजन से पोस्टपोन होती है या कुछ ऐसा कैंसिलेशन में अगर जाती है, तो अगले 2-3 सीरीज आपकी फिर स्टेक पे आ जाएंगी, फिर बहुत मुश्किल है कि वो हो पाएगी। बट अगर अल्लाह ना करे सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती है खिलाड़ियों को लेकर, अभी तक तो यही कहा गया है कि जिस भी टीम के 13 खिलाड़ी अगर नेगेटिव आ गए तो उनके मैचेस होंगे, तो फिर आप क्या सिचुएशन देखते हैं? अगर अभी तो अच्छी एक और चीज भी की है कि इन्होंने एडिशनल जो सप्लीमेंट्री प्लेयर हैं उनको भी ऐड कर लिया गया है, उनको भी बुला लिया गया है कि अगर ऐसा वर्स्ट सिनेरियो, बट यू नेवर नो, खुदा न खास्ता ये अगर बढ़ता है तो आपको पता है जितना स्पीडली ये हो रहा है, और जो अभी करंट टाइम के अंदर जो इसका स्प्रेड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारी तो सारी दुआएं और विशेष यही है कि, और अभी एनसीओसी की तरफ से भी जिस तरह पहले 100% था, फिर 80% पे आई, फिर अब 25% पे आ चुकी है स्पेक्टेटर्स के रिगार्डिंग। तो मेरा ख्याल है अगर 0 भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, और हर एक को ये समझना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है पीएसएल। इतने हमारी दुनिया की ये सेकंड बड़ी कमोडिटी बन चुकी है, सेकंड बड़ा ब्रांड आफ्टर द आईपीएल, तो व्यूअरशिप भी सबसे ज्यादा है इसकी सेकंड नंबर पे। तो मेरा ख्याल है और बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलती है। इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग करें तो बहुत जबरदस्त है, तो होना जरूर चाहिए, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर तरह के रिस्क को मिनिमाइज करें और करवाना चाहिए। और स्पेक्टेटर अगर इवन दो घर पे भी देख लेते हैं, टीवी पे भी देख लेते हैं, तो कोई मेरा ख्याल मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा जी, हाँ, तमाशाई जो है वो घर पे भी देख सकते हैं, मतलब उसमें राइट्स तो मिले में, और आज पीटीवी ने डिजिटल भी हो जाना है, HD उनके मतलब वो चैनल के ऊपर जाके वो ट्रांसमिशन भी ज़्यादा बेहतर होगी। ज़रा थोड़ा सा मतलब बाबर आजम और रिजवान के हवाले से बात कर लें। बाबर आजम ने खेलना है कराची की तरफ से, और रिजवान ने खेलना है मुल्तान सुल्तान की तरफ से। आज दोनों जो T20 के और वनडे के बेहतरीन प्लेयर इस वक्त आमने सामने हो गए, मतलब वो। अच्छा, तो उसमें रऊफ साहब 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम T20 का भी नंबर 1 बैट्समैन रैंकिंग में आ गया हाँ जी कल, और वो ओडीआई के भी आ गया। बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे आप जानते हैं ओडीआई के अंदर बाबर आजम को मिला, और T20 के अंदर हमने उस दिन शो में भी किया था, मोहम्मद रिजवान को मिला। तो बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है दोनों में। रिजवान की बात करें तो रिजवान जितना खूबसूरत खेल रहे हैं, इनका क्रिकेटिंग ब्रेन भी उतना अच्छा है। क्रिकेट के अंदर बोला जाता है गेम अवेयरनेस किसको बहुत ज्यादा, तो रिजवान की गेम अवेयरनेस मुझे सबसे कमाल लगती है, और जितनी जल्दी उसने अपने आप को ग्रूम किया, सीखा, और बहुत आउटस्टैंडिंग है। और लास्ट टाइम उसने अपनी टीम को चैंपियन बनाया, सारा 80% मैं क्रेडिट रिजवान को देता हूँ कि जिस तरह उसने लीड किया। बाबर की बात करें तो बाबर की मैं हमेशा बात करता हूँ, ही इज अ लर्निंग कैप्टन। वो ग्रेजुअली सीख रहा है बड़ा, बट बहुत खूबसूरत सीख रहा है। और खास तौर पे उसने जितना क्रिटिसिज्म उसके ऊपर था वर्ल्ड कप में, जिस तरह उसको जब फ्रीडम दी गई तो उसने अपनी पूरी की पूरी एबिलिटी शो की, तो वो बहुत एक जबरदस्त चीज। और कराची किंग्स ये बड़ा रेयर होता है, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप लीग टीम के कैप्टन होते हो, फिर टीम की इंटरनेशनल टीम में कैप्टन आते हो। बाबर का केस रिवर्स है, पहले वो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बने, फिर वो जाके लीग टीम के अपनी टीम के कैप्टन बने। तो कैप्टन का भी बड़ा मुकाबला है, एज ए प्लेयर भी और एज ए कैप्टन भी, तो बड़ा कांटे का मुकाबला। अच्छा इरफान, अगर हम देखें तो 3 सुपरस्टार, अब 3 सुपरस्टार ही कह सकते हैं ना, कि 3 मिलकर खातून जो है वो भी सुपरस्टार ही बन गई है। शहनशाह अफरीदी लाहौर, और इस वक्त अगर आप देखें जो 2 का जिक्र तो आपने कर दिया बाबर रिजवान का, ऐसे में क्वेटा की क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम बड़ी मायूस कौन सी परफॉर्मेंस थी उनकी, इस बार आपको लगता है कि कुछ कर जाएंगे? कोयटा की पिक थोड़ी सी इस दफा मुझे बेहतर नजर आई है। लास्ट उनके हारने की सबसे बड़ी वजह जो थी उनका बॉलिंग अटैक था, बॉलिंग कम्बिनेशन उनका कोई बेहतर नहीं था। इस दफा 2 बैटिंग के अंदर भी इंप्रूवमेंट आई है, उमर अकमल आ चुके हैं, फिर शाहिद अफरीदी उनका पार्ट है, उनका प्रॉब्ली ये लास्ट पीएसएल होगा। और फैंस के लिहाज रिगार्डिंग हम बात करें तो मेरा ख्याल है लास्ट को सुपरस्टार
जिसको आइकॉनिक पर्सनैलिटी के तौर पे देखा जाए शोएब अख्तर, और वो दूसरा शाहिद अफरीदी थे। और जिस तरह मोर देन 2 डेकेड्स उन्होंने स्पेक्टेटर को एक बड़ी खूबसूरत क्रिकेट खेल के दिखाई, और स्पेक्टेटर प्योरली आते ही उनके लिए थे। लास्ट टाइम उनको शायद ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान में हम देखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी चीज़ है। और कोयटा इस दफ़ा मुझे काफ़ी एक रीजनेबल साइड लग रही है, बट अगर मेरे से आप क्रिटिकली पूछें तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जो टीमें हैं वो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की नजर आ रही हैं। इन दोनों के बारे में लाहौर कैलेंडर के हवाले से भी जरा बात कर लें। लाहौर कैलेंडर उसने स्टार्स तो बहुत दिए हमारी टीम को, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी अपनी कभी भी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, और लोग बहुत क्रिटिसाइज उनको करते हैं फिर इस बुनियाद के ऊपर। हाइप बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हाइप का नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो आपके क्या लग रहा है? मुझे ऐसे लगता है लाहौर कलंदर्स वो अपने सीईओ की वजह से बहुत मशहूर है, प्लस उनकी जो परफॉर्मेंस थ्रू आउट हमने हर सीजन में देखी है, उसकी वजह से वो हमेशा से लाइमलाइट में रहे हैं। उसकी दोनों चीजें आपने रुखसा खुद ही बताई कि एक तो उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो स्टार्स देते हैं और पूरा साल प्लेयर को डेवलप करते हैं और पूरे पाकिस्तान के हर रीजन में जाके ट्रायल करते हैं। ये तो एक उनका दूसरा एस्पेक्ट है जो कि बहुत खूबसूरत है, जो गेम के लिए, जो क्रिकेट के लिए, जो फैंस के लिए, लड़कों के लिए वो काम करते हैं। इस पे तो किसी को डाउट नहीं है। एज फार एज टीम इज कंसर्न तो उनकी परफॉर्मेंस में हमेशा प्रॉब्लम आया। उसकी रीजन जो मुझे हमेशा लगती है, और मैंने जब उनके ऑनर्स का भी इंटरव्यू किया तो यही बात सामने आई कि उनकी पिक जो होती है, जब टीम सिलेक्शन करते हैं तो वो एक तरह की पिक कर लेते हैं कि सारे के सारे प्लेयर वो हिटर कर लेते हैं एक ही तरह के। जिस तरह की वेस्ट इंडीज की फॉर एग्जाम्पल टीम है, तो अगर वो क्लिक कर जाए तो सारा अगर बड़ा स्कोर कर जाते हैं, मैच इजीली जीत जाते हैं। अगर वो क्लैप्स करती है तो पूरी टीम बैठ जाती है। सवाए हफीज के कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है उनकी टीम के अंदर जो पूरी इनिंग्स को बिल्ड करे या लेके चले। जिस तरह जब हफीज फॉर्म में थे 2020 के, आपको याद होगा T20 के अंदर ये टीम फाइनल तक पहुंच गई, फाइनल में हफीज क्लिक नहीं किया तो फाइनल हार गए ये लोग। तो इस तरह के 2-3 प्लेयर आपकी हर टीम में होने चाहिए। आपको पावर हिटर जितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, साथ इनिंग्स बिल्ड करने वाले प्लेयर भी होने चाहिए। बट इस दफा इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, बेहतर साइड लग रही है एज कंपैरेटिवली प्रीवियस वन। इनके कैप्टन भी न्यू है। 2022 बहुत बड़ा साल है क्रिकेट के हवाले से। अगर हम देखें जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, चीजें भी क्रिकेट भी तेजी से होएगी, पाकिस्तान में भी टीमें भी आएंगी। कैसे देखते हैं सारी चीजों को, और अगर PSL में इनकी सब खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है कितना फर्क पड़ेगा? अगर वो अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस दे देते हैं तो आगे टीमों के साथ जो है मामला कैसे होंगे? परफॉर्मेंस की जहां तक बात करें तो मेरा ख्याल है 2021 पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट ईयर गुजरा है। और जिस तरह हमने ICC के 4 अवार्ड ले लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमारे 4 प्लेयर ने अवार्ड लिए। रिजवान ने लिया, अब बाबर आजम ने लिया, शहीन अफरीदी ने लिया, फातिमा सना ने लिया, और 5वां भी एक फखर जमान की जो इनिंग्स थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 193 की, उसको बेस्ट इनिंग्स डिक्लेयर किया गया, पूरे साल की बेस्ट परफॉर्मेंस बताया गया।